Unacademy. Let's crack it. नमस्कार साथियों, अनअकैडमी के हिंदी ऑडियो लेक्चर सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपने एक शब्द सुना होगा हलाल, उसी के साथ एक शब्द और चर्चा में आता है झटका, है ना। तो कई सारे ऐसे समुदाय हैं जो अक्सर किसी खास तरह के मांस उत्पाद का सेवन करना पसंद करते हैं, या ये माना जाता है कि एक परंपरा के तहत अन्य तरह के जो मांस उत्पादों को निर्मित करने की प्रक्रिया है वो निषिद्ध है ना। तो आपने अक्सर सुना है कि मांस हलाल होगा तो ही खाया जाएगा, या एक खास समुदाय कहता है कि झटका होगा तो ही खाएंगे। कुछ लोग होते हैं वो इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता, जो भी होगा वो खा लेंगे, ठीक है। तो प्रश्न यही है कि अगर हलाल शब्द चर्चा में है तो होता क्या है ना। कब आप ये मानकर चलेंगे कि कोई उत्पाद हलाल के तहत निर्मित है, कौन सा उत्पाद झटका के तहत निर्मित है। इसके अलावा अगर कोई मांस का उत्पाद किसी दुकान में बेचा जा रहा है तो उसे सर्टिफिकेट किसने दिया है ना। तो ऐसी ही एक खबर है जो चर्चा में बनी हुई है, जिस पर बात करेंगे। देखिए, व्हाट इज हलाल एंड हु सर्टिफाइज अ प्रोडक्ट एज बीइंग सो, यानी कि हलाल क्या होता है। सबसे पहले तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि जो शब्द है इसका अर्थ क्या है, किस प्रक्रिया के तहत इसको निर्मित किया जाता है, इसका दूसरा शब्द है वो क्या है, और तीसरी बात यह है कि इसको सर्टिफिकेट देता कौन है ना। कि भाई अगर सर्टिफिकेट मिला है तो कौन सी ऐसी संस्था है जो उसको सर्टिफाइड कर रही है, और किस प्रक्रिया के तहत कर रही है, किस कानून के तहत कर रही है। तो अक्सर हम अपने आसपास परंपराओं के रूप में कई सारी बातों को जान लेते हैं, सुन लेते हैं, बावजूद उसके बारे में हमें बहुत ठोस जानकारी नहीं होती। अब ये जो टॉपिक है वैसे तो देखने में लग सकता है कि एक सामान्य सा विषय है, लेकिन आपके बारे में एक अवेयरनेस के तौर पर, आपके लिए एक अवेयरनेस के तौर पर यह प्रश्न पूछा जा सकता है। मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू पैनल में बैठे हैं और बातचीत के दौरान आप खास किसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और उस वक्त भी ये सवाल आपके सामने आ सकता है कि भाई अगर हलाल शब्द है इसका अर्थ क्या है ना। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेना आवश्यक है। तो पहली बात यह है कि चर्चा में क्यों है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने, यूपी सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट के साथ बेचे जाने वाले जो उत्पाद हैं उन पर तत्काल प्रभाव से राज्यव्यापी प्रतिबंध लगाने का निर्देश दे दिया है, ठीक है। कि जो भी उत्पाद हलाल के रूप में बेचे जा रहे हैं उनकी बिक्री रोक दी जाए। क्लियर हुआ। तो 17 नवंबर को लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसकी वजह से फिर ऐसा निर्णय लिया गया है। तो एफआईआर में क्या कहा गया था, शिकायतकर्ता का बेसिकली क्या तर्क था। उन्होंने ये कहा कि कुछ कंपनियां ऐसी हैं, है ना, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो एक खास समुदाय के बीच अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए उत्पादों को हलाल के रूप में प्रमाणित करना उन्होंने शुरू कर दिया है। अब उनका उत्पाद हलाल है या नहीं है ये बाद की बात है, लेकिन वो चाहती हैं कि एक खास समुदाय जो कि हलाल मीट का सेवन करना पसंद करता है या उसका ही सेवन करता है, उसके लिए वो बिक्री को अपनी बढ़ा सके। तो इसको एक तरीके से जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ बताया गया कि भाई आप गलत तरीके से, गलत जानकारी के साथ गलत उत्पादों को आप हलाल बोल करके बेच रहे हैं, तो गलत तरीका है। उसके बाद ही यूपी सरकार का ये निर्णय आया। तो आपके लिए पहले जानना ये जरूरी है कि आखिरकार हलाल का क्या मतलब होता है। देखिए, हलाल शब्द एक अरबी शब्द है। कैसा शब्द है, एक अरबी शब्द है, जिसका अगर आप अंग्रेजी में अनुवाद देखेंगे तो इसका मतलब होता है अनुमेय या परमिसिबल, यानी जिस चीज की अनुमति दी जा सके या अनुमति दी गई हो। तो अनुमति दी गई है किसकी, हलाल शब्द की। हलाल शब्द का अर्थ ही है अनुमति। तो कुरान में अगर आप देखेंगे तो हलाल शब्द की तुलना हराम शब्द से की गई है, जिसका अर्थ होता है निषिद्ध। यानी हलाल का मतलब हुआ कि जिसकी अनुमति है ना, जिसकी अनुमति है। हराम शब्द का मतलब हुआ जिसकी अनुमति नहीं है या ये निषिद्ध है। तो इसका उपयोग कब किया जाता है, किसी चीज को वैध यानी अनुमत और गैर कानूनी अर्थात निषिद्ध की श्रेणी में निर्दिष्ट करने के लिए। अगर आप किसी बात को कहेंगे कि ये आपके समाज में परमिसिबल है, ये गतिविधि की जा सकती है, तो वो अनुमत है ना, उसको आप कहेंगे हलाल है। अगर आप कहेंगे कि ये गतिविधि बैन है, निषिद्ध है, तो आप कहेंगे हराम है। यानी हमारे कानून के तहत या इस्लाम में कई चीजों को इन कैटेगरी के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। तो जो शब्द है विशेष रूप से इस्लामी आहार से जुड़े हुए कानूनों को परिभाषित करता है या कानूनों के संदर्भ में बात करता है। मतलब क्या हुआ इसका, कि ऐसा भोजन जो इस्लामी विश्वास के अनुपालन में खरीदा जाता है, संसाधित किया जाता है और उसका व्यापार किया जाता है।
बेसिकली ऐसा भोजन जिसको इस्लाम में ग्रहण करने की परमिशन दी गई है, तो इसे आप कह सकते हैं कि ये हलाल है। मतलब हलाल शब्द केवल भोजन से ही संबंधित नहीं है, अभी आप आगे देखेंगे तो इसका दायरा इससे कहीं ज्यादा व्यापक है ना। तो यहूदी जो एक परंपरा है, या हम कहें यहूदी जो मान्यताएं हैं, उसमें एक शब्द आता है कशरुत। तो कशरुत के आहार नियम जिस तरीके से निर्मित है, उसी तरह से हलाल की प्रक्रिया को भी आप देख सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम कहें एकेश्वरवादी जो धर्म है, या इब्राहिम धर्म जिन्हें कहते हैं, जैसे इस्लाम है, या फिर आपका क्रिश्चियनिटी है ना, दूसरा आपका यहूदी है, तो ये सभी अलग अलग तरह से परंपराओं का निर्वाह करते हैं। तो यहूदी में इसी तरह का एक शब्द है कशरुत, जिसका मतलब होता है कोशेर भोजन का सेवन करना, है ना। तो कोशेर का मतलब क्या हुआ, ऐसा भोजन जिसकी यहूदी कानून में अनुमति दी गई है, जो हलाल है कह सकते हो आप, या अनुमत है। क्लियर हुआ। इसके अलावा भोजन की दो वस्तुएं हैं, यानी भोजन की दो स्थितियां हैं जो इस्लाम में हराम मानी गई हैं। क्या मानी गई हैं? हराम मानी गई हैं, अर्थात गैर हलाल है, अनुमति नहीं है। पहला है सुअर का मांस, और दूसरा है नशीला पदार्थ या शराब का सेवन। तो ऐसा मांस जो सुअर का नहीं है, उसे भी हलाल के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए अपने स्रोत के स्तर पर, जहां से वो आया है, जिस तरह से उस जानवर को मारा गया है, या उसको जिस तरह से प्रोसेस किया गया है, इन सभी आवश्यकताओं की मांग करता है। यानी सुअर का मांस अगर है, वो खाया ही नहीं जा सकता, वो हराम है, ठीक है, इस्लाम में। लेकिन कुछ अन्य मांस के उत्पाद भी हो सकते हैं, जिनको उनकी प्रक्रिया के आधार पर फिर यह तय किया जाएगा कि खाने योग्य है या खाने योग्य नहीं है। तो एक सवाल अब आप पूछोगे कि सर मांस कब हराम होता है या कब हलाल होता है। तो भारतीय संदर्भ में जो हलाल का उपयोग है, वो ज्यादातर मुस्लिमों द्वारा उपयोग की जाने वाली वध की तकनीक को संदर्भित करता है, अर्थात किस तरह से उस जीव को या उस जानवर को मारा गया है। चलिए, तो देखिए एक प्रक्रिया है जिसमें आप समझो, एक गले की नस होती है जिसको कहते हैं कैरोटिड धमनी, कैरोटिड आर्टरी। ये कौन सी नस होती है, बेसिकली कौन सी धमनी होती है, जो मस्तिष्क से हृदय को जोड़ती है, या मस्तिष्क से रक्त का प्रवाह हृदय तक ले जाती है। इसको और गर्दन के सामने एक तेज चाकू से श्वास नली में एक कट लगाकर उस पशुधन या मुर्गे को अगर मारा जाए, तो ये प्रक्रिया नेचुरल मानी जाती है इस्लाम के अंतर्गत। यानी सीधे उस नस को काट दिया जाए और फिर श्वास नली में एक कट लगा करके उस पशु को छोड़ दिया जाए। इसमें एक बात यह भी निहित है कि जब उसका वध किया जा रहा हो, तब वो जानवर जीवित हो और स्वस्थ हो, है ना। तीसरा पॉइंट ये आएगा कि जब उसको मारा गया हो, तो उसके शव से सारा खून निकल गया हो, ठीक है। और जब ये प्रक्रिया चल रही हो, तो इस प्रक्रिया के दौरान एक प्रार्थना पढ़ी गई हो, जिसको शाहदा कहते हैं, ठीक है। तो अगर ये प्रक्रियाओं का पालन किया गया है, तो आप कह सकते हो कि वो जो मांस है इस्लाम के अंतर्गत हलाल मान लिया जाएगा। बशर्ते अगर आप देखो, इसी का विरोधी या हम कहें इसी का एक विपरीत शब्द है झटका, ठीक है। तो झटका जो शब्द है, वो अक्सर हिंदुओं और सिखों द्वारा पसंद की जाने वाली विधि मानी जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें किसी जानवर को उसके गर्दन के पीछे एक ही बार में एक शक्तिशाली झटका देकर उसके सिर को अलग कर दिया जाता है। यानी ऐसे रखा और सीधे एक बार में काट दिया। तो झटका विधि में विशेष रूप से जब वध किया जाएगा, तो उसमें जानवर को बेहोश कर दिया जाता है। एक मान्यता है जिसके मुताबिक जानवर को बेहोश करके मारा जाएगा, जबकि इस्लाम में क्या है, इसका उल्टा है, यानी उसको बेहोश ना किया गया हो, ठीक है। तो मुस्लिम स्वामित्व की जो अधिकांश दुकानें होती हैं या अधिकांश मांस की दुकानें हैं, वो खुद को हलाल प्रतिष्ठान के रूप में वर्णित करते हैं कि बेसिकली उनकी जो शॉप्स है वो हलाल मांस ही बिक्री कर रही होंगी। उसकी तुलना में जो हिंदू या सिखों के स्वामित्व वाली अधिकांश दुकानें होती हैं, वो खुद को एक तरह से झटका प्रतिष्ठान के रूप में वर्णित करती हैं या खुद को स्थापित मानती हैं। तो ये थोड़ा सा अंतर है जो समाज में आपको आपके आसपास दिखता है, बट इतना टेक्निकली कई बार हमें नहीं मालूम होता। अब एक प्रश्न ये आएगा कि क्या गैर मांस उत्पाद, है ना, मांस उत्पादों को तो हमने समझ लिया कि सुअर का मांस बैन है, एक तरीके से निषिद्ध है या हराम है, दूसरा अल्कोहल हराम है, लेकिन ऐसे उत्पाद जो गैर मांस हैं, क्या वो भी हलाल हो सकते हैं, या उस पर भी कोई ऐसा जो है प्रक्रिया का पालन लगाया जा सकता है। तो इस्लामिक कानून में देखिए, हलाल का सीधा सा मतलब यह हुआ कि जो भी अनुमत है, जिसकी परमिशन है, वो सब हलाल है, ठीक है। इसका ऐसा नहीं कि केवल मांस से ही लेना देना है, या फिर ये शब्द केवल मांस तक ही सीमित है। जो शाकाहारी भोजन है वो पहले से ही हलाल माना गया है। अधिकांश शाकाहारी भोजन स्वीकार है और हलाल है, बशर्ते उसमें अल्कोहल नहीं होना चाहिए,
है ना। इसके अलावा ये जो अर्थ है हलाल का, भोजन से आगे भी जा सकता है। तकनीकी रूप से देखें तो किसी भी उपभोग्य वस्तु को हलाल या हराम माना जा सकता है, ठीक है। तो इस्लामिक कानून के अनुसार जो उत्पादित किया गया है वो हलाल हो सकता है, जो नहीं किया गया है वो हराम हो सकता है। जैसे उदाहरण के रूप में आप मान सकते हैं कुछ दवाएं, है ना, कुछ मेडिसिन कैसे, आप देखते हैं कि कई बार इस तरह की जो दवाएं हैं या कैप्सूल है जो बनाए जाते हैं उसमें पशुओं के उत्पाद का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो अक्सर जैसे आप देखोगे कोई मान लीजिए कैप्सूल बनाया गया उसमें सुअर की चर्बी लगा दी गई, है ना, जैसे जिलेटिन वाले जो कैप्सूल है, तो अक्सर मुस्लिम समुदाय उनका सेवन नहीं करना चाहते। तो ऐसी स्थिति में हलाल या हराम का जो विचार है अक्सर महत्वपूर्ण हो जाता है कि भाई जो कैप्सूल या जो दवाएं निर्मित की गई हैं वो किस तरह के पशुओं के उत्पाद से निर्मित है। आपने देखा था 1857 का जो विद्रोह हुआ था, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें आपको याद है मंगल पांडे ने क्या किया था, सुअर की चर्बी लगे कारतूसों को दांत से खोलने से मना कर दिया था, है ना। सुअर की चर्बी, गाय की चर्बी, इस तरह की अफवाहें, अब उनको अफवाह कहेंगे या वास्तविकता कहेंगे इसके बारे में स्पष्टता नहीं है। तो सुअर और गाय की चर्बी से लगे जो भी चीजें हैं वो अक्सर हिंदू धर्म या इस्लामी मान्यताओं के विरोध में जाती हैं, है ना। जैसे हिंदू धर्म में मान्यता है कि गाय का वध नहीं किया जाएगा, है ना, या गाय के मांस का सेवन नहीं किया जाएगा, ऐसी इस्लाम में भी मान्यता है। तो अलग अलग परंपराएं हैं। इसके अलावा कई सारे ऐसे उत्पाद हो सकते हैं जो पर्सनल हेल्थ केयर के हो सकते हैं, कई सारे पैकेजिंग की जो सामग्री है वो इस तरह हो सकती है, पशुओं का चारा हो सकता है। तो यहाँ पर भी इस बात को देखने की संभावनाएं बन जाती हैं कि क्या वो वाकई में खाने योग्य या उपयोग करने योग्य है या फिर नहीं है, अर्थात हलाल है या फिर हराम है, ठीक है। अब इसका एक अंतिम जो पार्ट है वो आता है कि आखिरकार जो प्रमाण पत्रों की चर्चा है कि किसी कंपनी ने या किसी संस्था के द्वारा हलाल का प्रमाण पत्र दिया गया है। तो एक तो बात हो गई प्रमाण पत्र होता क्या है ना, और दूसरा है कि जारी कौन करता है, क्या कोई सरकारी संस्था ऐसी है जिसको जारी कर रही है। तो सबसे पहले आप इसका छोटा सा महत्व समझ लीजिए कि जो हलाल प्रमाण पत्र है ना, वो उपभोक्ता को केवल इतना बताता है कि जो उत्पाद है वो हलाल माने जाने वाली आवश्यकताओं को पूरा करता है या नहीं करता है। अभी आपने पीछे उन आवश्यकताओं के बारे में जान लिया है, तो ये केवल ये बता देगा कि आपका उत्पाद हलाल प्रक्रिया का पालन करके निर्मित है या नहीं है। उसमें मांस की किस तरह की उपस्थिति है इसका संकेत नहीं देगा कि कौन सा मांस है कौन सा मांस नहीं है, मांस से कोई खास लेना देना नहीं होगा, ठीक है। तो भारत में हलाल उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए कोई आधिकारिक निकाय मौजूद नहीं है। याद रखिएगा भारत में ऐसा कोई अथॉरिटी नहीं बनाई गई है गवर्नमेंट की तरफ से या किसी कानून की तरफ से, लेकिन कई सारी प्रमाणन एजेंसियां जरूर हैं जो कंपनियों को और उत्पादों को, खाद्य प्रतिष्ठानों को हलाल प्रमाणन प्रदान करती हैं, ठीक है। कई सारे ऐसे प्रमाणन एजेंसियां हैं और उनको फिर वैधता कैसे मिलती, भाई अथॉरिटी तो है नहीं, तो वैधता बेसिकली मुस्लिम उपभोक्ताओं के बीच में होती है और उनके नाम पहचान के साथ इस्लामी देशों में कई सारे जो रेगुलेटर्स हैं उनके तहत उनको मान्यताएं प्रदान की जाती हैं। जैसे एक प्रमाणन कंपनी है हलाल इंडिया, कौन सी है, हलाल इंडिया। उसकी वेबसाइट को देखिए, उसकी वेबसाइट क्या बताती है, उसकी वेबसाइट कहती है कि जो प्रमाणन किए गए हैं यानी आपको जो सर्टिफिकेट दिया गया है वो बेसिकली लैब परीक्षण के आधार पर और कई सारी ऑडिट प्रक्रियाओं का पालन करके दिया गया है। यानी जो संस्थाएं या जो कंपनियां मांस उत्पादों को बेच रही हैं वहां पर जाकर के इन कंपनियों के जो प्रमाणन दे रही हैं लोगों ने जाकर के वहां सर्वे किया है, ऑडिट किया है और कई बार ऐसे निरीक्षण किए हैं जिसके बाद वो सर्टिफाइड कर पाती हैं कि आपके उत्पाद हलाल की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो हलाल इंडिया का जो प्रमाणन है आप समझिए, कतर के सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रमाणित है, यूएई के संयुक्त अरब अमीरात के उद्योग एवं उन्नत प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा प्रमाणित है, मलेशिया के इस्लामी विकास विभाग द्वारा। तो कई ऐसे इस्लामी कानूनों को जो मान्यता देते हैं, इस्लामी कानूनों को संरक्षण देते हैं या जो इस्लामिक कंट्रीज कहे जाते हैं, है ना, तो उनके देशों के द्वारा इनको मान्यताएं दी गई हैं। इस आधार पर जो इस्लामिक समुदाय है उसके तहत लोग इसको मान्यता देते हैं। अगला क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय मान्यताएं इस्लामिक देशों को निर्यात किए जाने वाले उत्पादों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। यानी भारत से जो मांस उत्पादों का निर्यात होता है अगर वो किसी इस्लामिक देश को किया जा रहा है तो अगर आपका उत्पाद सर्टिफाइड नहीं है तो यहां पर दिक्कत आएगी और निर्यात से उसको प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। अर्थात वो संस्थाएं जो प्रमाणित कर रही हैं उनके पास जो अनुपालन की व्यवस्था है वो भी इन देशों के द्वारा मान्यता प्राप्त की गई है। तो ऐसे में एक भरोसा बनता है कि अच्छा ठीक है जो उत्पाद आ रहा है वो उस प्रोसेस का पालन करके लाया गया होगा, ठीक है।
तो उम्मीद है आपने इस टॉपिक में काफी सारी चीजों को सीख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एक प्रश्न है, हलाल मांस उत्पाद क्या है, भारत में इन्हें प्रमाणित करने की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए। तो आप 150 शब्दों में इस प्रश्न को एक बार फ्रेम करने का अभ्यास कीजिए। जो जो प्रमुख बिंदु हमने चर्चा किए हैं उनको एक बार एज इट इज लिख दीजिए, आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपने टॉपिक में काफी कुछ सीख लिया होगा। जो भी आपके डाउट्स रह जाते हैं वो आप आकर मुझसे स्पेशल क्लास में पता कर सकते हैं, सीख सकते हैं और पूछ सकते हैं। स्पेशल क्लास का टाइम है शाम को 7 बजे और कई बार वो समय बदल जाता है, तो टेलीग्राम लिंक है जो आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दी जाएगी, तो उससे जाकर के आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा या ज्वाइन कर लीजिएगा। तो उस चैनल पर जब भी क्लास लगेगी उसका लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के टॉपिक को यहीं विराम देंगे, मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक में। पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए, शुक्रिया।